गुड मॉर्निंग। हमने विटामिन डी पढ़ लिया है। आज हम शुरू करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की खोज सन 1922 में इवांस तथा बिशॉप ने की थी। इन्होंने अपने प्रयोग और अनुसंधानों से ये सिद्ध किया था कि सामान्य प्रजनन की क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है। ये तत्व जो होता है कच्ची वनस्पतियों में पाया जाता है। इन्होंने इस तत्व का नाम विटामिन ई दिया। सन 1936 में इवांस तथा साथियों ने भी से गेहूं के भ्रूण के तेल से विटामिन ए को शुद्ध रूप में अलग किया था और इसकी रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम अल्फा बीटा टोकोफेरोल रखा। टोकोफेरोल का ग्रीक शब्द टोकोस तथा फेरोल शब्द बना है। टेकोस का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना और फेरो का अर्थ होता है संपन्न करना और ओल एक अल्कोहल है। तो इस तरह से इन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी अगर हम रासायनिक विशेषताएं देखें तो यह पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है जो वसा तथा वसा घोलक में घुलनशील होता है। यह ताप एवं अम्ल के प्रति स्थिर रहता है, क्षारीय माध्यम से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तथा इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं क्योंकि विटामिन ई की उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। इसी के कारण वसा में दुर्गंध नहीं होती। इसकी विशेषताओं के कारण वसा में उपस्थित विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और ये दोनों ही शरीर में भलीभांति कार्य कर सकते हैं। परंतु बहुत अधिक रेंसिड युक्त वसा में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन ई का विघटन हो जाता है। इसका अवशोषण, संग्रहण तथा विसर्जन अगर देखें तो विटामिन ई का अवशोषण छोटी आंत में होता है और इसके लिए वसा तथा पित्तरस का रहना अत्यावश्यक है। पित्तरस की अनुपस्थिति में विटामिन ई का अवशोषण नहीं हो पाता है। हम देखते हैं विटामिन ई के कार्य। इसका फर्स्ट कार्य है विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से बचाना। विटामिन ई में ऑक्सी प्रतिरोधक गुण होता है। यह अपनी विशेषताओं के कारण विटामिन ई आंतों में कैरोटीन तथा विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। इस प्रकार ये विटामिन ए तथा कैरोटीन को नष्ट होने से बचाता है। इसके अतिरिक्त ये तंतु में पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्लों के स्व-ऑक्सीकरण को भी रोकता है। विटामिन ई के अभाव में संतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है। परिणामतः तंतु में पीले तथा भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं। इसका दूसरा कार्य है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक। विटामिन ई जो होता है आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये लाल रक्त कणिकाओं को ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टूटने फूटने में नष्ट होने से बचाता है। विटामिन ई के अभाव में आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और वह बड़े आकार को ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें मैक्रोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए विटामिन ई बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। फिर है कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना। विटामिन ई जो होता है कोशिकाओं के आवरण की रचनात्मक एकता को बनाए रखने में अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में कोशों की रचनात्मक एकता बिगड़ जाती है जिसमें कोशिकाओं का बाह्य आवरण नष्ट होने लगता है। फिर है प्रजनन में सहायक। विटामिन ई सामान्य प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। यौन हार्मोन का स्राव अनियमित, अनियंत्रित व असंतुलन हो जाता है। इसी कारण इसे बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं। फिर है न्यूक्लिक अम्लता प्रोटीन चयापचय में। विटामिन ई की न्यूक्लिक अम्लता या प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण स्थान है। यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी की उपयोगिता को प्रभावित करता है। मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई सहायक होता है। यह मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अभाव में हृदय के ऊतक एवं पेशियों में कई प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ई यकृत को विभिन्न विषैले पदार्थों जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। ये यकृत को स्वस्थ रखता है तथा सुचारू रूप से कार्य करने में भी मदद करता है। विटामिन ई के अभाव में यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है और उसमें घाव होने लगते हैं। यह है इसके कार्य। अब हम देखते हैं विटामिन ई की कमी के प्रभाव। वयस्कों में इस विटामिन की कमी का प्रभाव कम देखे गए हैं क्योंकि इसकी पूर्ति आहार द्वारा हो जाती है। बालकों में भी इसकी कमी के प्रभाव देखे जाते हैं। विटामिन ई के अभाव के कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियां व विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि इस विटामिन की कमी शरीर में नहीं होती परंतु यदि शरीर में बहुसंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता हो जाती है तो इसकी कमी भी देखी जाती है। विटामिन ई की कमी से कई ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई पड़ते हैं जैसे कि प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन ई के अभाव में प्रजनन अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। यौन हार्मोन के स्राव में असंतुलन, गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। गर्भाशय की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है।
पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का नाश होने लगता है। स्वस्थ शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। अस्वस्थ, कमजोर तथा निःशक्त शुक्राणु अंडाणु को विभेदन करने में असमर्थ होते हैं, अतः गर्भधारण की क्रिया भी संपन्न नहीं हो पाती है। इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है यकृत का नेक्रोसिस कहते हैं। जब चूहों में विटामिन ई रहित आहार लंबे समय तक दिया गया तो उनको यकृत में रोग हो गया। इस कारण उनके यकृत धीरे धीरे गलकर नष्ट होने लगे। मनुष्य के यकृत को विभिन्न विषैले हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा करता है और यदि विटामिन ई के अभाव में संभव नहीं हो पाता। इस कारण यकृत में विषैले तत्वों का जमाव होने लगता है और यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तथा मरने लगती है। यकृत की कोशिकाओं का मरना ही नेक्रोसिस कहलाता है। एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस, विटामिन ई के अभाव में लाल रक्त कणिकाओं का नाश होने लगता है। आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। विटामिन ई के अभाव में कभी कभी शिशुओं में आरबीसी के अधिक नष्ट होने से हीमोग्लोबिन में अलग होने के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। फिर आता है मांसपेशियों में ऐंठन। विटामिन ई के अभाव में शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। इसकी कोशों में टूट फूट होने लगती है। मांसपेशियों में अनावश्यक संकुचन होने लगता है तथा पेशियों में तीव्र दर्द एवं ऐंठन शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ई के अभाव में हृदय रोग, यकृत में घाव, नेक्रोसिस, रजोनिर्वृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद हार्मोनल असंतुलन आदि भी देखे जाते हैं। तो ये सारे जो भी लक्षण हैं वो इसकी कमी के कारण देखे जाते हैं। अब इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? निम्नलिखित अवस्था में विटामिन ई बतौर उपचार अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। बार बार गर्भपात होने से रोकने में, बांझपन में, मधुमेह में, हृदय रोग में, त्वचा संबंधी विकार में, शिशुओं में एनीमिया होने पर, मांसपेशी दुर्बलता में। अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो 500-1000 mg विटामिन ई देने से इसमें सुधार देखने को मिलता है। परंतु यदि 3 से 4 ग्राम विटामिन ई प्रतिदिन आहार के माध्यम से अथवा दवाई के रूप में लिए जाए तो मनुष्य के शरीर में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। यदि अगर इसकी प्राप्ति की सूत्र देखें कि विटामिन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है तो विटामिन ई सभी भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। गेहूं तथा मक्का के भ्रूण के तेल में ये सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। वनस्पति तेलों वसा में भी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। फल एवं सब्जियां विटामिन ई प्राप्ति के निकृष्ट साधन होते हैं, यानी कि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। निम्न सारणी में विभिन्न भोज्य पदार्थों में विटामिन ई की मात्रा दर्शाई गई है। अगर हम इसकी सारणी को देखें, जैसे कि सारणी में दे रखा है कि विभिन्न भोज्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ई की मात्रा दे रखी है, तो उसके जो सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम जो साधन है वह है गेहूं के भ्रूण का तेल, जिसमें देखिए आप 255 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा सनफ्लावर का तेल, चावल के चोकर का तेल, अलसी का तेल, ताड़ का तेल, बिनोले का तेल, मार्जेरिन, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, रैपसीड का तेल, सरसों का तेल, ये जितने भी हैं ये जो वसा स्रोत हैं ये इसके सर्वोत्तम साधन माने गए हैं जिसके अंदर विटामिन ई की मात्रा अधिक मिलती है। अगर इसके उत्तम साधन देखें तो उत्तम साधन के अंतर्गत आता है जौ, जई का आटा, चावल जो भूसा रहित होता है यानी कि जो पॉलिश किए हुए चावल नहीं होते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है वह, संपूर्ण गेहूं का आटा, गेहूं का सफ़ेद आटा, इसके अंदर भी विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। अगर इसके निकृष्ट साधन देखें यानी कि जिसमें ना के बराबर होता है तो उसमें हरी सब्जियां आती है जैसे कि गाजर, प्याज, टमाटर, केला, संतरा, यकृत, मुर्गी का मांस, अंडा, संपूर्ण, मक्खन, पनीर, दूध वसा रहित, ये इसके निकृष्ट साधन है जिसके अंदर विटामिन ई बहुत ही अल्प मात्रा में मिलता है। तो सबसे अच्छे जो इसके सबसे सर्वोत्तम जो साधन है वह वसा रूप में मिलते हैं जैसे कि तेलों के अंदर। अगर इसकी दैनिक आवश्यकता देखी जाए तो ICMR 1989 ने विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता को प्रस्तावना निम्नानुसार की है। ICMR ने बताया है कि हमें किस उम्र के हिसाब से उन्होंने बताया कि कितना विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर हम शिशुअवस्था में देखें 0 से 1 वर्ष का अगर बालक है तो उसको 3 से 4 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में अगर हम देखें जिसकी उम्र 2 से 10 वर्ष तक के बालक हैं उनको 5 से 7 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में अगर देखें तो 1 से 18 वर्ष के जो भी बालक हैं 11 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उनको 8 से 7 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। वयस्क स्त्री और पुरुष के अंदर प्रतिदिन
8 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। गर्भवती मात्रा और धात्री मात्रा को इसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, तो वयस्क के मुकाबले इनको अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो इनको 10 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और स्टडी से ये भी पता चला है कि विटामिन ए की दैनिक आवश्यक मात्रा जो होती है बहुसंतृप्त वसीय अम्ल पर निर्भर करती है। शिशु की रक्तअल्पता से बचाव के लिए 2 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन की आवश्यकता होती है। माता के दूध में पर्याप्त मात्रा में 2 से 5 मिलीग्राम लीटर अल्फा टोकोफेरोल होता है, जिसकी उसकी दैनिक जो मांग होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। गाय के दूध में विटामिन ई की कम मात्रा में विद्यमान रहता है, इसलिए गाय के दूध पर पलने वाले जो बालक होते हैं उनमें विटामिन ई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इनको अलग से विटामिन ई की खुराक देनी पड़ती है। वयस्कों में यदि कुल आवश्यक ऊर्जा का 25% भाग वसा से ग्रहण किया जाता है तो 3 मिलीग्राम विटामिन ई पर्याप्त होता है, परंतु यदि प्यूफा की मात्रा बढ़ा दी जाए तो विटामिन ई की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि 7 ग्राम प्यूफा आहार में है तो 10 मिलीग्राम विटामिन ई ही प्राप्त होता है, परंतु यदि प्यूफा की मात्रा अधिक रहती है तो विटामिन ई की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो विटामिन ई भी हमारे लिए एक अत्यंत ही आवश्यक पोषक तत्व है और जिसको हमें अलग से लेने की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड किया है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितना मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता है और उसको लेनी पड़ती है। धन्यवाद।